टीआई ट्यूमर इंड्यूसिंग अर्बुदकारी प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम मध्यस्थीय जीन स्थानांतरण, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। प्रस्तुत विषय के भाग प्रथम में हमने टीआई प्लाज्मिड की संरचना तथा इसके विभिन्न भागों के कार्यों का अध्ययन किया था। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जीवाणु की तीव्रता प्रजाति वायलेंट स्ट्रेन में पाया जाने वाला एक मेगा प्लाज्मिड वृत्तीय प्लाज्मिड है। ये जीवाणु द्विबीजपत्री पादपों में किरीट पिटिका रोग, क्राउन गॉल डिजीज फैलाता है। इस रोग का प्रमुख कारण टीआई प्लाज्मिड में पाया जाने वाला टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए, स्थानांतरण डीएनए का जीवाणु कोशिका से परपोषी पादप कोशिका में स्थानांतरण है। यह टीडीएनए पादप कोशिका के जीनोम के साथ समाकलित हो जाता है तथा इस पादप कोशिका को अनियंत्रित कोशिका विभाजन के लिए प्रेरित करता है, जिससे अर्बुद, ट्यूमर, पीटिका या गोल का निर्माण होता है। इस प्रकार टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए द्वारा परपोषी पादप कोशिका को आनुवंशिक रूप में रूपांतरित कर दिया जाता है। इस कारण इस एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु को प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। एग्रोबैक्टीरियम मात्र ऐसा प्रकृति में पाया जाने वाला जीवाणु है जो प्राकृतिक रूप में पादपों में जीन स्थानांतरण कर सकता है। एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु एक ग्राम नकारात्मक छड़ के आकार का रोड सेल मृदा में पाया जाने वाला जीवाणु है। ये जीवाणु मृदा में मूल परिवेशी राइजोस्फीयर क्षेत्र में उपस्थित हो सकता है। यदि पादपों की जड़ों में किसी प्रकार का खुला घाव या क्षतिग्रस्त ऊतक उपस्थित हो तो इन ऊतकों से विशेष प्रकार के फिनोलिक यौगिक एस्टोसिरिंगोन व बीटा हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिंगोन स्रावित होते हैं। ये फिनोलिक यौगिक एक प्रकार का वुंड रेस्पॉन्स, घाव उद्दीपन पैदा करते हैं। इस उद्दीपन के कारण ही ये जीवाणु इन घावों की ओर वृद्धि करते हैं तथा रसायनुचलन गति, कीमोटैक्टिक मूवमेंट के द्वारा घावों के पास एकत्रित हो जाते हैं, वे अंतरकोशिकीय स्थलों में प्रवेश कर जाते हैं। संक्रमण प्रक्रिया का नियंत्रण एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु के गुणसूत्र व टीआई प्लाज्मिड पर पाए जाने वाले दोनों ही जीन करते हैं।
तथा एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु के संक्रमण की प्रक्रिया का प्रारंभ इस जीवाणु के पादप कोशिका के साथ अटैचमेंट संलग्न से प्रारंभ होता है। इस संलग्न प्रक्रिया में एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु के मुख्य डीएनए या गुणसूत्र के जीन विशेष भूमिका निभाते हैं। ये गुणसूत्रीय जीन है CHV, क्रोमोसोमल वायरुलेंस, यानी क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाले वह जीन जो रोग फैलाने का कार्य करते हैं। CHVA, CHVB, C, D, एक्जोलोकस जीन्स, एक्जो-C, CL जीन्स। CHVA, B व एक्जो-C उन आंतरिक झिल्ली प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो साइक्लिक बीटा 1,2-D ग्लूकेन का संश्लेषण करती है तथा इसे परिधीय धर्म पेरिप्लाज्म की ओर इसका गमन सुनिश्चित करती है। यह ग्लूकेन जीवाणु कोशिका को पादप कोशिका के साथ संयोजित करने में विशेष भूमिका निभाते हैं। CHVC व D ऐसे प्रोटीन व एंजाइम बनाते हैं जो TI प्लाज्मिड पर उपस्थित VIR भाग के जीन की ऑप्टिमम एक्सप्रेशन, अनुकूलतम अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करते हैं। एक्जोलोकस जीन संलग्न पॉलीसेकेराइड अटैचमेंट पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण करते हैं जो जीवाणु कोशिका व पादप कोशिका के बीच आसंजन एडहेरेंस का काम करते हैं। इसी प्रकार CL जीन्स उन प्रोटीन और एंजाइम का निर्माण संक्रमण की प्रारंभिक अवस्थाओं में कर देते हैं जिससे सेलुलोज तंतुक सेलुलोज फाइब्रिल्स का निर्माण होता है। ये सेलुलोज तंतुक जीवाणु कोशिका को पादप कोशिका के साथ मजबूती से संलग्न करते हैं। इस प्रकार गुणसूत्र पर उपस्थित जीन का मुख्य कार्य पादप कोशिका को जीवाणु कोशिका के साथ संयोजित करना है। जीवाणु कोशिका का पादप कोशिका के साथ मजबूती से संलग्न होने के पश्चात TI प्लाज्मिड के अन्य जीन की अभिव्यक्ति प्रारंभ होती है। जैसे ये पादप कोशिका जिसमें कि ये केंद्रक उपस्थित है तथा केंद्रक का ये जीनोम है। ये पादप कोशिका जीवाणु कोशिका के संपर्क में आ जाती है। जीवाणु कोशिका का स्वयं का अपना मुख्य डीएनए या गुणसूत्र होता है। इसके अतिरिक्त इसमें TI प्लाज्मिड पाया जाता है जिसमें मुख्य रूप से
4 भाग होते हैं। टीडीएनए भाग, वीआईआर भाग, ट्रांसफर ऑफ कॉन्जुगेशन व ओआरआई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। वीआईआर भाग में वो जीन उपस्थित होते हैं जो टीडीएनए के स्थानांतरण का नियमन करते हैं। इस वीआईआर भाग में प्रमुख रूप से 8 ओपेरॉन होते हैं। ये हैं विर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड विर एच। विर ए, विर जी व विर एफ मोनोसिस्टोनिक, यानी केवल इनमें एक सिस्टोन या जीन होता है, जबकि अन्य ओपेरॉन में एक से अधिक जीन यानी पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। विर ए व विर जी प्रोटीन अहेतुक होती है, अर्थात ये हमेशा ही जीवाणु कोशिका में सक्रिय बनी रहती है। विर भाग के सभी 8 ओपेरॉन विर रेगुलोन की तरह कार्य करते हैं। रेगुलोन ओपेरॉन का एक समूह है जो एक विशेष कार्य का समान रूप से पूर्ण करते हैं तथा इनका नियमन भी एक समान होता है। इन 8 ओपेरॉन का नियमन विर जी प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, अर्थात ये विर जी प्रोटीन सभी 8 ओपेरॉन को सक्रिय करती है, जिनसे इनके जीन की अभिव्यक्ति सुनिश्चित होती है। जब जीवाणु कोशिका पादप कोशिका के साथ मजबूती से संयोजित हो जाती है, तब इस जीवाणु कोशिका की कोशिका झिल्ली पर विर ए प्रोटीन उपस्थित होती है, जो एक प्रकार की रसोग्राही कीमो रिसेप्टर है। यह क्षतिग्रस्त या घावों से स्रावित एसिटोसिरिंगोन का संकेत प्राप्त करती है तथा इन एसिटोसिरिंगोन के साथ में जुड़ जाती है। एसिटोसिरिंगोन के साथ जुड़ने से ये विर ए प्रोटीन सक्रिय हो जाती है व ऑटोकाइनेज की तरह कार्य करती है। काइनेज एक एंजाइम है जो कार्बनिक पदार्थों का फॉस्फोरिलीकरण करता है, जिसमें एटीपी अपना फॉस्फेट ग्रुप स्थानांतरित कर एडीपी में बदल जाता है। ऑटोकाइनेज प्रकृति के कारण विर ए प्रोटीन स्वयं ही फॉस्फोरिलेटेड हो जाती है। ये फॉस्फोरिलेटेड ए प्रोटीन फिनोलिक यौगिकों की उपस्थिति का संकेत विर जी प्रोटीन को देती है तथा अपना फॉस्फेट ग्रुप स्थानांतरित कर देती है, जिससे विर जी प्रोटीन सक्रिय हो जाती है। ये विर जी प्रोटीन सक्रिय होकर एक डाइमर बनाती है। ये सक्रिय डाइमर या द्वितीय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अनुलेखन कारक की तरह कार्य करता है तथा विर रीजन
पर उपस्थित प्रमोटर के साथ में बंध बना लेता है, जिससे वीर भाग में उपस्थित सभी प्रमुख 8 ओपेरॉन सक्रिय होकर अपनी अभिव्यक्ति एंजाइम व प्रोटीन बनाने में देते हैं। इस प्रकार वीर जी प्रोटीन सभी 8 ओपेरॉन को एक साथ सक्रिय करती है। इस कारण इस भाग को रेगुलोन कहते हैं। वीर भाग के सभी ओपेरॉन के सक्रिय होने से विभिन्न प्रकार के एंजाइम व प्रोटीन बनते हैं। ये एंजाइम व प्रोटीन टीडीएनए स्थानांतरण का नियमन करते हैं। जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं कि टीडीएनए टीआई प्लाज्मिड का एक विशेष भाग है, जिसमें लगभग 23 किलो बेस डीएनए होता है तथा इसके दोनों किनारों पर 25 बेस पेयर क्षारक युग्म रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस पुनरावर्ती डीएनए अनुक्रम पाया जाता है, जो कि राइट बॉर्डर दाईं सीमा वे लेफ्ट बॉर्डर के रूप में उपस्थित होते हैं। ये लेफ्ट बॉर्डर व राइट बॉर्डर इस टीडीएनए के स्थानांतरण में विशेष भूमिका निभाते हैं तथा ये सिस अभिविन्यास ओरिएंटेशन में रहकर ही टीडीएनए के नीचे की ओर स्थित एकल श्रृंखला का स्थानांतरण करने में विशेष भूमिका निभा सकते हैं। ये टीडीएनए के नीचे की श्रृंखला को स्थानांतरित करने के लिए सबसे पहले वीर D1 प्रोटीन, जो कि एक प्रकार से टोपोआइसोमरेज का कार्य करती है, ये राइट बॉर्डर पर जुड़ जाती है तथा इस टीडीएनए के परम कुंडलन को समाप्त कर इसे सामान्य दशा में ले आती है। वीर सी प्रोटीन ऐसे एंजाइम और प्रोटीन बनाती है जो टीडीएनए की दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध को तोड़कर अलग अलग कर देती है। इसी प्रकार VIR-D2 प्रोटीन एक प्रकार से एंडोन्यूक्लिएज का कार्य करती है। ये राइट बॉर्डर व लेफ्ट बॉर्डर पर निक या कटाव एंडोन्यूक्लियोलाइटिक क्लीवेज विखंडन पैदा करती है, जिससे कि नीचे की ओर स्थित एकल श्रृंखला में दोनों ओर कटाव उत्पन्न हो जाते हैं तथा VIR-D2 प्रोटीन राइट बॉर्डर पर जुड़ जाती है। राइट बॉर्डर पर कटाव से टीडीएनए के नीचे की ओर स्थित श्रृंखला में तीसरा सिरा व पांचवा सिरा अलग अलग हो जाते हैं। वे D2 प्रोटीन आकर के पांचवें सिरे पर जुड़ जाती है। ये D2 प्रोटीन इस पांचवें सिरे को
एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम से सुरक्षा करती है। ये एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम 5 से 3 दिशा में इस एकल श्रृंखला का विघटन कर सकता है। D2 प्रोटीन इस श्रृंखला को एक प्रकार की ध्रुवता पोलैरिटी भी प्रदान करती है कि जब इसका स्थानांतरण जीवाणु कोशिका से पादप कोशिका में होता है तो D2 प्रोटीन शिरा एक तरह से अग्रगामी शिरा लीडिंग एंड का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा शिरा जिस पर कि मुक्त फ्री 3 OH ग्रुप होता है, यह समूह इस श्रृंखला में नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का कार्य करता है, जिससे नवीन पूरक श्रृंखला कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड का निर्माण होता है। जैसे जैसे नवीन पूरक श्रृंखला का निर्माण होता जाता है, जनक श्रृंखला tDNA से विस्थापित होती रहती है तथा पूर्णतः जब लेफ्ट बॉर्डर पर यह D2 प्रोटीन एक प्रकार का कटाव उत्पन्न करती है तो ये tDNA की एकल श्रृंखला पूर्ण रूप से tDNA से अलग हो जाती है तथा तीसरे सिरे से नई पूरक श्रृंखला का संश्लेषण 5 से 3 दिशा की ओर पूर्ण रूप से हो जाता है, जिससे tDNA पुनः द्विरज्जुक हो जाता है तथा इसके नीचे की ओर स्थित एकल श्रृंखला एक रज्जुक के रूप में पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाती है। जब यह श्रृंखला जीवाणु कोशिका व पादप कोशिका की ओर गमन करती है तो न्यूक्लियेज एंजाइम इसका विघटन कर सकता है। इससे सुरक्षा करने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रोटीन VIR-E2 SSB प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बनाती है। ये E2 प्रोटीन इस एक रज्जुक tDNA पर जुड़ जाती है, जिससे ये न्यूक्लियेज एंजाइम से इस DNA की रक्षा करती है। साथ ही ये E2 प्रोटीन इस एक रज्जुक tDNA को सीधा व विस्तृत रखती है, जिससे इसका व्यास लगभग 2 नैनोमीटर हो जाता है। इस व्यास के कारण ये tDNA संक्रिय पथ व संग्रह कोशिका अवकाश के द्वारा जीवाणु कोशिका से पादप कोशिका में आसानी से प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार tDNA के D2 व E2 प्रोटीन से जुड़ने से इस tDNA को T सम्मिश्र या T कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस T कॉम्प्लेक्स अवस्था में ही इस tDNA का स्थानांतरण जीवाणु कोशिका से पादप कोशिका में होता है। जब इसका स्थानांतरण होता है तब फिर E11 प्रोटीन एक प्रकार से एटीपीएज का कार्य करती है तथा इसे ऊर्जा प्रदान करती है। जब T सम्मिश्र का स्थानांतरण होता है तब फिर B
व विर-डी4 ओपेरोन ऐसे एंजाइम व प्रोटीन बनाते हैं जो एक प्रकार का झिल्ली युक्त पथ बनाता है तथा साथ ही ये संयुग्मन नलिका का निर्माण करते हैं। इस संयुग्मन नलिका के द्वारा ही इस टी कॉम्प्लेक्स का स्थानांतरण पादप कोशिका में होता है। जब ये टी सम्मिश्र पादप कोशिका में पहुंचता है तो ई प्रोटीन पर NLS न्यूक्लियोलर लोकलाइजेशन सिग्नल केंद्रकीय स्थान सेंसरे संकेत उपस्थित होते हैं। एक संकेत N चरम N टर्मिनल पर व दूसरा C चरम C टर्मिनल पर होता है। C टर्मिनल पर उपस्थित संकेत अधिक प्रभावी होता है। ये NLS संकेत पादप कोशिका के केंद्रक में उपस्थित प्रोटीन न्यूक्लियस मार्कर प्रोटीन को लक्ष्य के रूप में पहचान करते हैं तथा NLS संकेत की उपस्थिति में ये टी सम्मिश्र NMP के कारण केंद्रक झिल्ली पर उपस्थित छिद्र के द्वारा केंद्रक में प्रवेश करता है। केंद्रक में प्रवेश करते ही एक रज्जुक टी-DNA प्रतिकृतिकरण के द्वारा द्विरज्जुक डबल हेलिक्स में बदल जाता है। ये टी-DNA पादप कोशिका के जीनोम के साथ यादृच्छिक रूप में रैंडमली अतर्क संगत पुनर्योजन इलेजिटिमेट रिकम्बिनेशन के द्वारा डीएनए के छोटे समजाति खंडों के साथ समाकलित हो जाता है। इस प्रकार टी-डीएनए के जीनोम के साथ समाकलन से परपोषी पादप कोशिका रूपांतरित होकर अनियंत्रित कोशिका विभाजन करती है, जिससे अर्बुद या ट्यूमर का निर्माण होता है। इस प्रकार हमने टी-डीएनए का जीवाणु कोशिका से पादप कोशिका में स्थानांतरण के विभिन्न चरणों का अध्ययन किया। ये टीआई प्लाज्मिड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पुनर्योजी डीएनए प्रौद्योगिकी में वाहक वेक्टर के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं, जिससे कि पराजीनी पादप ट्रांसजेनिक पादप बनाए जाते हैं। हम अगले व्याख्यान में टीआई प्लाज्मिड का एक वाहक वेक्टर के रूप में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।